आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म और उसके अंदर मिलने वाले सेल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सेल को बेसिकली 3 फंक्शनल एरिया में बांटा गया। एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन या सेल एनवेलप कहा, और एक होता है सेल का कंट्रोलिंग पार्ट, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा। और इन दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब हमारा थर्ड जो फंक्शनल एरिया है सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है जो प्रेजेंट है बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा है। अगर इस फिगर में देखें, ये है न्यूक्लियस, ये है इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और इधर ये है पूरी सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में पूरे एरिया में लिक्विड भरा रहता है, और उसी लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है जनरली एक कलरलेस फ्लूइड है, कोई ज़्यादा पर्टिकुलर कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट कलर का पानी जैसा एक फ्लूइड है। लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स उन्हें हम देते हैं नाम सेल ऑर्गेनिज्म। तो अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि सम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म that perform specific function in the cell to maintain the survival of cell। सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ होनी जरूरी है, और उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनील कहते हैं। कई सारे सेल ऑर्गेनील डायग्राम में शो है, एक एक पर बात करते जाएंगे और उठाकर बाहर पढ़ते जाएंगे। तो हमारे सेल ऑर्गेनील जो हमें पढ़ने हैं, एक पहला सेल ऑर्गेनील जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस फिगर में 1 नंबर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंडिकेट किया गया। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सेल ऑर्गेनील जो सेल में मिलता है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस फिगर में नंबर 2 से गोल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा सेल ऑर्गेनील जो साइटोप्लाज्म में मिलता है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
आधार पर अगला सेल ऑर्गेनेल आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है नंबर 4 से। पांचवा सेल ऑर्गेनेल वो एनिमल सेल में तो नहीं होता लेकिन प्लांट सेल में होता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है नंबर 5 से। और लास्ट मेन सेल ऑर्गेनेल में वो है वैक्यूल। इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है नंबर 6 से। ये विशेष प्रकार की संरचनाएं स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल ऑर्गेनेल के रूप में जानी जाती हैं और सेल के साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। ये सभी सेल स्ट्रक्चर सेल के लिए अलग अलग काम करती हैं। अलग अलग फंक्शंस जो सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी है, ये सारे फंक्शंस इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है। पहले तो इसके शब्द पर जाते हैं। एंडो इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का एक नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, फैला रहता है। यद्यपि मैंने डायग्राम में एक कोने में दिखा दिया है क्योंकि मुझको और भी सेल ऑर्गेनेल्स दिखाने थे, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से निकलकर और अंत में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक पूरी जुड़ी रहती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, जाल है और काय का जाल है, ट्यूब्यूल्स का और वेसिकल्स का। पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक या कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। अगर मैं वहां से इस डायग्राम को निकाल कर बाहर बनाऊं तो मान लिया ये एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है और ये एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क है ट्यूब्स का। इसी नेटवर्क को हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन से निकलकर और ये आगे बढ़ता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक। पूरा एक नेटवर्क सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में होगा। नेटवर्क ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का होता है और पूरा साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है।
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की हो सकती है। टू टाइप्स। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, सॉरी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो हिस्सा है वो कहलाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हिस्सा जिस पर कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, RER और दूसरी SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कंटेन करती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम कंटेन नहीं करती। अब इसके फंक्शंस पे आए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, क्या इसका काम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने का काम RER करेगा। उधर SER लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, क्योंकि सेल को लिपिड भी चाहिए। कैसे चाहिए अभी बात करूँगा। तो RER का काम होता है प्रोटीन बनाना और SER का काम होता है लिपिड की सिंथेसिस करना। और एक मेन काम जो दोनों प्रकार की ER करती हैं, RER भी करती है और SER भी करती है, वो मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी चीज एंटर करेगी, चाहे वो ऑक्सीजन एंटर करे, चाहे वो फूड एंटर करे, वो सेल के हर हिस्से में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट ये ER करती है। ER उसको सब जगह वितरित करती हुई जाती है। तो पूरे सेल में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का काम भी ER करती है। और इसके अलावा अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल एंटर कर जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, वो भी एक काम ER कर सकती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन। कभी कभी सेल के अंदर कोई विषैला पदार्थ एंटर कर जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, विष रहित करना, नुकसानदायक ना रहने देना, ये काम भी हमारी ER करती है। तो ER के ओवरऑल 4 फंक्शन हैं। SER एक्टिवली लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, RER एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, साथ ही मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का काम भी ER करती है और टॉक्सिन के डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ER करती है। एक छोटी सी परिभाषा आती है, उसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कई बार पूछा गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या है।
बायोजेनेसिस का मतलब होता है RER ने प्रोटीन को फॉर्म किया है, SER ने लिपिड को फॉर्म किया है, और सेल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। तो सम ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन formed by RER and SER are used to make the cell membrane। जो RER ने प्रोटीन बनाई और SER ने लिपिड बनाया, उनकी कुछ मात्रा सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज की जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। काफ़ी पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। तो ये पहला सेल ऑर्गेनील है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा सेल ऑर्गेनील जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में मिलता है, जिसे मैंने नंबर 2 से इंडिकेट किया हुआ है, वो है गोल्गी एपरेटस, या जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। The next cell organelle I am going to discuss, that is Golgi apparatus। Golgi apparatus भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे सभी सेल ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, वैसे ही गोल्गी भी साइटोप्लाज्म में मिलता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज या डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की थी, और उन्हीं साइंटिस्ट के ऑनर में, उन्हीं साइंटिस्ट के सम्मान में हम गोल्गी का नाम रखा। उन साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। उन्होंने सबसे पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी 1898 में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया गया 1898 में बाई कैमिलो गोल्गी। और इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में इस स्ट्रक्चर का नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही ये भी नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क वेसिकल का नहीं है, ये नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का नहीं है, ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। ऐसी वेसिकल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड हों और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हों, ऐसी वेसिकल्स का नेटवर्क को कहलाता है गोल्गी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ये है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ये है, और ये तीसरी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। तो गोल्गी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का नेटवर्क है। और शर्त ये है, ये वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होनी चाहिए। तो ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं, और पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हमने नाम दिया है सिस्टर्न। अरेंज्ड पैरेलली कॉल्ड सिस्टर्न नाम दिया है। तो सिस्टर्न क्या है? पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हमने सिस्टर्न कहा है। अब ये गोल्गी काम क्या करता है? एक सेल का इम्पोर्टेंट ऑर्गन तो है, तभी तो सेल के अंदर है ये। तो काम क्या करता है? तो गोल्गी के बेसिकली मेन काम वो है पैकेजिंग का, एंड सिक्रीशन का।
मेजर वर्क गोल्गी का है पैकेजिंग और सिक्रीशन। जिस प्रकार हमारे पास अगर कुछ धनराशि होती है तो हम आवश्यकता के हिसाब से उसे बैंक में जमा कर देते हैं अगर हम उसकी आवश्यकता नहीं होती, और जब हमें आवश्यकता होती है उस पैसे को बैंक से निकाल लेते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए बैंक की तरह काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, रफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन की जितनी आवश्यकता थी उतनी प्रयोग कर लिया गया, एक्स्ट्रा प्रोटीन गोल्गी में पैक कर दी जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, जितना लिपिड आवश्यक था प्रयोग कर लिया गया, शेष लिपिड गोल्गी में पैक कर दिया जाएगा। इसे तो कहते हैं पैकेजिंग। अब जब ज़रूरत है, मान लो हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत है, उतनी मात्रा में RER नहीं बना पा रही है, तो उस स्थिति में यहीं से वो चीज़ निकाल कर और आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसीलिए मेजर वर्क उसका गोल्गी ऑपरेटर्स का होता है पैकेजिंग का और सिक्रीशन का। आवश्यक पदार्थों को यहाँ पैक किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उसको सीक्रेट किया जाता है। दूसरा काम फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक अगला सेल ऑर्गेनील है, उसकी फॉर्मेशन इसी गोल्गी से होती है। कैसे होती है? गोल्गी से एक वैल्यूलाइज स्ट्रक्चर्स निकलती है, राउंड वेसिकल्स निकलती है, और फाइनली ये राउंड वेसिकल्स अलग होकर साइटोप्लाज्म में तैरने लगती है। इसी राउंड वेसिकल्स को हम लाइसोसोम नाम दे देते हैं। तो दूसरा काम जो गोल्गी का है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करना। और तीसरा काम कि हमारे शरीर को या हमारी सेल को कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर की आवश्यकता होती है। हम जो भी शुगर खाते हैं वो डाइजेशन के बाद सिंपल शुगर बन जाती है, लेकिन ज़रूरत है हमें कॉम्प्लेक्स शुगर की। तो उस काम को भी गोल्गी में किया जाता है कि वहाँ पर सिंपल शुगर को ऐड करके उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, ये काम भी गोल्गी के अंदर होता है। तो कहने का मतलब है कि गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही एक बहुत ही आवश्यक सेल ऑर्गेनील है। कैमिलो गोल्गी ने खोजा था, और ये पैरेलली अरेंज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पैकेजिंग सिक्रीशन का काम करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम करता है, और सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम करता है। तो ये दूसरा सेल ऑर्गेनील जिस पर हमने चर्चा की, गोल्गी एपेटाइटिस। यहीं पर ही हम साथ साथ लाइसोसोम पे भी बात करते हैं, जो हमारा तीसरा सेल ऑर्गेनील है। लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण ये हुआ है गोल्गी से। हुआ क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ थी उसने प्रोटीन बनाई, प्रोटीन गोल्गी में स्टोर कर दी गई, और उस कुछ प्रोटीन वो गोल्गी के वेसिकल्स के रूप में रिलीज हो गई। उसी को कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक ऐसी झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, यूनिट मेम्ब्रेन
बाउंड वेसिकल्स होते हैं और जिनके अंदर प्रोटीन रूपी एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स सभी प्रोटीन ही होते हैं, तो इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम, तो ये गोल्गी से बनने वाली यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। इनका क्या काम है, फंक्शन क्या है? फंक्शन पहला कि सेल के अंदर जो भी चीजें आती हैं उन्हें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, अर्थात सेल के अंदर डाइजेशन का काम करना। इसलिए हम कहते हैं कि लाइसोसोम हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। डाइजेशन वो भी इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर डाइजेशन करने का काम इसका रहता है। दूसरा काम ये होता है लाइसोसोम का, ये सेल के अंदर क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लीनिंग एजेंट कैसे? सेल एक बायोकेमिकल सिस्टम है जिसमें सेल ऑर्गेनिल्स बनते भी हैं, खराब भी होते हैं, मृत भी होते हैं। जो सेल ऑर्गेनिल खराब हो गए या डेड हो गए उनका सेल में कोई उपयोग नहीं है। उनको डाइजेस्ट करके, उन्हें पचाकर और उन्हें सेल से हटाना, ये काम लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम को क्लीनिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि सेल के जितने भी बर्न आउट सेल ऑर्गेनिल हैं उन्हें रिमूव करने का काम सेल करता है। तीसरा काम, अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई जर्म्स, कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर एंटर करता है तो लाइसोसोम सबसे पहले जाकर उस जर्म से फाइट करता है, उसे अपने अंदर लेकर उसे डाइजेस्ट करके उसे खत्म करता है और सेल की सुरक्षा करता है। इसीलिए इसको हम प्रोटेक्शन का काम भी कहते हैं। लाइसोसोम जर्म्स को किल करके सेल की सुरक्षा भी करता है, इसलिए प्रोटेक्टिव एजेंट भी कहते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं? पहला रीजन है कि वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम को क्लीनिंग एजेंट क्यों कहते हैं? दूसरा पॉइंट है कि वो सेल के अंदर जितने भी बर्नआउट ऑर्गेनिल्स हैं उन्हें हटाकर, साफ करके और उन्हें रिमूव कर देता है। सेल को, लाइसोसोम को प्रोटेक्टिव एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे पैथोजन को जो सेल के अंदर एंटर करने वाले होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करके किल करता है। और चौथा एक और क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? सुसाइड बैग, सुसाइड बैग का मतलब होता है आत्महत्या की थैली। इसका कारण ये है कि लाइसोसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है केवल। यदि किसी भी कारण से इसकी ये सिंगल मेम्ब्रेन बस्ट हो गई तो इसके सारे एंजाइम्स वो साइटोप्लाज्म में ही आ जाते हैं और एंजाइम्स का काम केवल डाइजेशन करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो काम की चीज़ है या बिना काम की चीज़ है। तो वो एंजाइम पूरे सेल के और सेल के साथ साथ सारे ऑर्गेनिल्स का डाइजेशन कर देते हैं और सेल डेड हो जाती है। इसीलिए हम
सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी कभी यूनिट मेम्ब्रेन के बस्ट हो जाने के कारण ये लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और लाइसोसोम के एंजाइम्स पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। तो हमारे 3 साल ऑर्गेनिज पर हमने डिस्कशन किया है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स और तीसरा लाइसोसोम। अगला सेल ऑर्गेनील जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम डिस्कस करेंगे। अगला सेल ऑर्गेनील सेल के अंदर मिलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है और सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए कह रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बाहर निकाल के बनाऊं तो इस तरह की शेप इसकी आती निकल। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड रहती है। इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन पूरा होती है, उनमें काफी छेद पाए जाते हैं। और इनर मेम्ब्रेन इनवर्टली फोल्डेड रहती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके फोल्ड जो है उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है और काफ़ी स्मूथ होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल, और इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के पूरे स्थान को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पूरा अंदर का स्थान हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। और इसी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके द्वारा सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी होती है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन जो होता है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन करना, क्योंकि सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ बनती है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी एनर्जी पार्टिकल होते हैं, इनकी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये एनर्जी बनाता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके द्वारा
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास। बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस, इनर मेम्ब्रेन इनवर्टली फोल्डेड, और इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्थान घिरा हुआ रहता है उस स्थान को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और वो खुद की प्रोटीन बनाता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनेल जो अपने फंक्शंस को सेल्फ रेगुलेट कर सके। वैसे और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल हमने पढ़े, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जैसे हमने गोल्गी पढ़ा, जैसे हमने लाइसोसोम पढ़ा, इन्हें अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या अपनी डबलिंग करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये खुद डिसीजन नहीं ले सकते। इनके लिए कमांड या मैसेज न्यूक्लियस से ही आता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है और अपने फंक्शंस को ऑटो रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहने का मेन कारण यही है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपनी प्रोटीन होती है। ये अपने डीएनए अपने प्रोटीन के कारण न्यूक्लियस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है। तो इसलिए क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओन डीएनए एंड प्रोटीन, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये हमारा एक 4th नंबर का सेल ऑर्गेनेल है एनसीईआरटी क्लास 9th के हिसाब से, ईआर, गोल्गी और लाइसोसोम के बाद। अगला जो 5th नंबर का सेल ऑर्गेनेल आता है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड सभी सेल्स में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ऐसी सभी सेल जो अपना खुद भोजन बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उन सेल ऑर्गेनेल में प्लास्टिड्स मिलते हैं। तो प्लास्टिड्स सच सेल ऑर्गेनेल है जो केवल पाया जाता है इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलग अलग पार्ट की जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप का प्लास्टिड देखने को मिलता है। ओवरऑल प्लास्टिड 3 तरह का होता है और पौधे के अलग अलग हिस्सों की जो सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार का प्लास्टिड मिलेगा। तो पहले तो प्लास्टिड के टाइप कौन कौन से हैं जरा उन पर डिस्कशन करेंगे। एक प्लास्टिड होता है जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक प्लास्टिड होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और एक प्लास्टिड होता है जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो पौधे के अलग अलग हिस्सों की सेल्स में
ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड। और कलर्ड प्लास्टिक में भी एक ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, वो है एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी अन्य रंगों के प्लास्टिड, अन्य रंगों वाले हिस्सों में ये प्लास्टिड ही मिलते हैं। पौधे के ग्रीन कलर को छोड़कर शेष पौधे के जितने भी रंगीन हिस्से हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट मिलेगा। ग्रीन कलर का प्लास्टिड केवल हरे रंग के हिस्सों में मिलता है, जैसे कि यंग स्टेम या लीफ। तो पहले बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ये ऐसे प्लास्टिड हैं जो कि कलरफुल होते हैं, सिर्फ रंगीन ग्रीन कलर को छोड़कर। अब ये करते क्या है क्रोमोप्लास्ट, जरा इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये इसका काम होता है कि पौधे के अलग अलग हिस्सों को कलर प्रोवाइड करना। फूल देखा है लाल रंग का होता है, उसमें क्रोमोप्लास्ट है। सेब का आधा हिस्सा लाल है, आधा हिस्सा पीला रहता है, तो लाल वाले हिस्से में लाल कलर के प्लास्टिक और पीले वाले हिस्से में पीले कलर। तो ये पौधे के हिस्सों को, उन हिस्सों को जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं, कलर देने का काम करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है ये वो कलर टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। पूछा जाए कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो सामान्यतः क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में, फ्लावर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही भाग हरे रंग के अलावा अन्य रंगों के होते हैं। अगला आता है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। और ये सामान्यतः पाया जाता है लीव्स में, क्योंकि पत्तियां हरी होती है। लेकिन लीव्स के अलावा जो यंग स्टेम होते हैं उनमें भी ये प्लास्टिड मिलते हैं, क्योंकि हरे तने वो भी ग्रीन कलर के ही होते हैं। और इनका काम होता है हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उनमें ये सहायता करती है। और कैसे सहायता करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करके, बाय ट्रैपिंग द सनलाइट। तीसरे कलर के प्लास्टिड है उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और जितने भी कलरलेस पार्ट या अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं पौधे के, उनमें ये प्लास्टिड्स मिलते हैं, जैसे कि जड़ों में। तो जनरली ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और कहाँ मिलते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। क्या करते हैं ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक चैप्टर हमने अभी पढ़ा था, उसका नाम था टिश्यू। नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू। उसमें यह शब्द आता है कि हमारे फूड को जो पत्तियों में बना है उसको फ्लोएम नाम का टिश्यू पौधे के अन्य हिस्सों में ले जाता है।
पत्तियों से भोजन को अन्य हिस्सों में लेकर जाता है। लेकिन एक सीजन ऐसा आता है जब पत्तियां ही नहीं रहती, ऑटम सीजन, तो उस समय पौधे की रिक्वायरमेंट फूड की कैसे पूरी होती है? तो पत्तियों का भोजन जड़ों में भी स्टोर होता है और उस सीजन में फ्लोएम भोजन को, उन जमा किए गए भोजन को पौधे के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में होते हैं और ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अब हम प्लास्टिड में भी केवल क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप किसी भी क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल कर देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी एक डबल लेयर्ड कवरिंग है। ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी इनर लेयर है। तो हर प्लास्टिड डबल लेयर कवरिंग का ही होता है। ये कहलाती है इसकी आउटर लेयर, और ये कहलाती है इसकी इनर लेयर। इस इनर लेयर के अंदर जो भी स्पेस है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। स्पेस को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एक फ्लूइड बना हुआ है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो इनर लेयर के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, तैरती हुई पाई जाती हैं। सिक्के जैसी संरचनाएं गोल 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 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थैलेकॉइड। ये है इंडिविजुअल थैलेकॉइड। और ये थैलेकॉइड अकेली नहीं मिलती, ये थैलेकॉइड आपस में एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज रहती हैं। समानांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर ये थैलेकॉइड अरेंज हो जाती हैं और इनके ग्रुप को हम ग्रेनम का नाम देते हैं। इनके ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं। अगर हम सिंगल ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड की बात करें तो उसे ग्रेनम कहेंगे, और कलेक्टिवली सभी ग्रेनम की बात करेंगे तो उसे ग्रेना कहेंगे। ग्रेना एक प्लूरल वर्ड है और ग्रेनम एक सिंगुलर वर्ड है। तो ये एक ग्रेनम है और ये सब ग्रेना है। ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा, और इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेवली। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो केवल प्लांट सेल की लीव्स और स्टेम जो हरे रंग के होते हैं उन हिस्सों में, उनकी सेल्स में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर के अंदर का पूरा स्थान मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में एक फ्लूइड भरा हुआ उसका नाम स्ट्रोमा होता है।
स्ट्रोमा में कुछ सिक्के जैसी संरचनाएं तैरती हुई पाई जाती हैं। उन सिक्के जैसी संरचनाओं को हम थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड अकेली नहीं मिलती, थैलेकॉइड ग्रुप में पाई जाती हैं, एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज फॉर्म में मिलती हैं। और थैलेकॉइड के ग्रुप को हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम यानी एक ही ग्रेना होगा, कई सारे ग्रेनम हो सकते हैं, कई सारे थैलेकॉइड के ग्रुप हो सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के थैलेकॉइड के ग्रुप आपस में स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। हमारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि प्लांट में एक पिगमेंट है जिसका कि नाम लिया जाता है हरे रंग के लिए, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ है? तो क्लोरोफिल इसी प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकॉइड पाए जाते हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में एक पार्ट करता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो लिखी है सामने वो एक क्लोरोप्लास्ट की तो स्ट्रक्चर है और अलग अलग तरह के जो प्लास्ट पौधे के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक अगला लास्ट सेल ऑर्गेनील जो कि किसी भी सेल में मिल सकता है, उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल एक अन्य प्रकार का सेल ऑर्गेनील है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल ऐसा लगता है किसी सेल को देखने पर कि कोई खाली सी जगह है। वास्तव में वो खाली जगह नहीं होती, वो होती है स्टोरेज सैक, जहाँ पर स्टोर करने का काम पूरा किया जाता है। वैक्यूल सेल के अंदर स्टोरेज सैक होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को स्टोर किया जाता है। वैक्यूल ये स्टोरेज सैक है। वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है और इनकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये वैक्यूल है और इनकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इनकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब एक प्रश्न आता है कि ये स्टोरेज सैक है तो किन चीज़ों के स्टोरेज सैक है, अर्थात किन चीज़ों को स्टोर करने का काम करेंगे। तो सामान्यतः ये जो है अलग अलग प्रकार के कंटेंट सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, जिनको ये स्टोर करते हैं। शुगर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, इन सबको स्टोर करने का काम ये करते हैं। तो वैक्यूल के फंक्शंस क्या हैं? स्टोर अमीनो एसिड, प्रोटीन, दूसरी बात ये अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और सेल को रिजिड और टर्गिड बनाते हैं। मेक सेल रिजिड एंड टर्गिड। अगर वैक्यूल ना होती सेल के अंदर तो सेल का लचीलापन कम होता। अब ये मानकर चलिए जैसे गुब्बारा है और गुब्बारे में हवा भरी हुई है, तो हवा गुब्बारे की दीवारों पर बाहर की ओर फोर्स लगाती है, तभी गुब्बारा फूला हुआ रहता है। हवा निकल जाएगी तो पिचक जाएगा। इसी प्रकार से वैक्यूल जो होती हैं
बाहर की ओर फोर्स लगाकर सेल को रिजिड और टर्गेट बनाने का काम करती है। कुछ एनिमल के अंदर, वैक्यूल के अंदर, कुछ एनिमल जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल पाया जाता है। ऐसी वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसी प्रकार से कुछ एनिमल होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसा कि पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम को पानी में रखा जाए तो पानी पैरामीशियम के हिसाब से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा और पानी लगातार उसके अंदर जाता रहेगा। और चूंकि ये एनिमल सेल है तो सेल वॉल है नहीं इनके अंदर, तो ये फट सकती हैं। इसके लिए इनके अंदर एक विशेष प्रकार की वैक्यूल होती है, उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो एक्स्ट्रा पानी शरीर के अंदर आ जाता है उसको इकट्ठा करके और बाहर फेंकती रहती हैं ताकि सेल के अंदर टर्गेडिटी ज़्यादा ना हो जाए, सेल फटने की स्थिति में ना पहुंचे। तो अमीबा में जो वैक्यूल होती है उसमें फूड होता है, उन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं। पैरामीशियम पानी में रहता है, उनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए वैक्यूल होती है, उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। प्लांट में वैक्यूल कम है लेकिन एनिमल में वैक्यूल ज़्यादा होती है। In a plant cell, number of vacuole are less, बहुत कम होती है, but very large in size, साइज में बहुत बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है। वैक्यूल के बड़े हो जाने के कारण ही प्लांट सेल में न्यूक्लियस किनारे पर चला जाता है। पेरिफेरल रीजन में न्यूक्लियस होता है, किनारे पर चला जाता है, तो ये वैक्यूल के किनारे पर चला जाने के कारण होता है। एनिमल सेल के अंदर नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर मोर बट स्मॉल इन साइज, लेकिन साइज में ऐसी वैक्यूल छोटी छोटी रहती है। तो ये सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, और उससे पहले हमने बात की ईआर, गोल्गी और लाइसोसोम का, और सबके फंक्शंस इंडिविजुअल हैं और जो सेल टू सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द cell, the fundamental unit of life.